तो आज हमारे पास ना 2 कहानियां हैं और दोनों ही मतलब अलौकिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं। हाँ। एक तरफ एक अकेले मुसाफिर की कहानी है जो एक सुनसान पुराने से घर में पनाह लेता है, और दूसरी तरफ 3 दोस्त हैं जो एक बड़े शहर में एक शानदार बंगले में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो बंगला वो उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। और आज हम इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरेंगे। ये देखेंगे कि ये कहानियां डर और रहस्य का माहौल वो कैसे बनाती हैं। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। ये अकेलेपन, बदले और वो अनदेखी दुनिया के डर जैसे विषयों को भी छूती हैं। तो चलिए इन 2 अलग अलग डरावनी दुनियाओं की पड़ताल शुरू करते हैं। एक कहानी, जैसा आपने कहा, मनोवैज्ञानिक डर पर आधारित है, और दूसरी है एक आत्मा की दास्तान जो बदले की आग में जल रही है। ठीक है, तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। इसका जो सेटअप है वो बहुत भी क्लासिक है। एक आदमी है, गांव की आखिरी बस छूट गई है। अच्छा। और वो एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध, और तभी उसे दूर एक पुराना अंधेरा मकान दिखाई देता है। और उसे ये भी महसूस होता है कि कोई अंदर से उसे देख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। फिर भी वो मजबूरी में वहीं रुकने का फैसला करता है। और यहीं से मतलब लेखक अपना काम शुरू कर देता है। डर की शुरुआत किसी भूत से नहीं बल्कि माहौल से होती है। हाँ। मकान का दरवाजा वो अपने आप खुल जाता है। अंदर एक अजीब सी नमी और एक गहरा सन्नाटा है। बिल्कुल। दीवारों पर लगी तस्वीरों में जो चेहरे हैं, उनकी आंखें वो उसे बहुत असहज कर देती हैं। बिल्कुल। लेखक बहुत होशियारी से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे रात गहराती है, सन्नाटा और भारी होता जाता है। उसे एक घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जबकि कमरे में कोई घड़ी है ही नहीं। कोई घड़ी नहीं है। और जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे लगता है कोई उसके बहुत पास खड़ा है। यहाँ तक कि उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसों की गर्मी तक महसूस होती है। उफ। ये डर का अगला लेवल है। हाँ। अब ये सिर्फ माहौल नहीं है, अब ये एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास है। बिल्कुल। और ये एहसास डर को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। फिर वो ऊपर की मंजिल से आती आवाज की तरफ खींचा चला जाता है। हाँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। और ऊपर के कमरे में कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है, वो आईना। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा आईना रखा है। मुसाफिर देखता है कि आईने में उसकी परछाई की हरकतें वो उससे थोड़ी देर से हो रही हैं। एक लैग है। हाँ, 1 सेकंड का फर्क, और फिर आईने वाली परछाई मुस्कुराती है। और उसके होंठ भी अपने आप उसी तरह मुस्कुराने लगते हैं। वो चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो आईना यहाँ सिर्फ एक शीशा नहीं है। तो फिर क्या है? ये पहचान खोने का प्रतीक है। उस एक पल में नायक का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मतलब उसकी अपनी पहचान उससे छीनी जा रही है। उसे समझ आता है कि ये मकान खाली नहीं था, ये किसी का इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो इंसानों को अपने अंदर समा लेती है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? कहानी का अंत तो बहुत ही ठंडा और भयानक है। हाँ। सुबह जब गांव वाले आते हैं तो मकान पहले से ज्यादा शांत होता है, अंदर कोई नहीं मिलता। बस उस आईने में एक नया चेहरा जुड़ गया है, जो बाहर देखने वालों को देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, अब यहाँ रुकने की बारी तुम्हारी है। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं जो बिल्कुल ही अलग तरह का अनुभव है। यहाँ 3 दोस्त हैं, विक्रम, सुनील और जॉन, जो मुंबई में नौकरी की तलाश में हैं। और उनके पास न रहने का ठिकाना है न पैसे। बिल्कुल। तो उनकी ये मजबूरी ही उन्हें उस बंगले तक ले जाती है। हाँ, एक चौकीदार की मदद से उन्हें बंगला नंबर 17 में रहने की जगह मिल जाती है, जिसका मालिक 2 महीने के लिए बाहर गया हुआ है। ये उनके लिए किसी चमत्कार जैसा है। उन्हें खूबसूरत बंगले में रहने का मौका मिलता है। लेकिन बंगले में पहली ही रात अजीब घटना होती है। विक्रम की नींद खुलती है और वो खुद को बंगले के तहखाने में पाता है। और उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर होता है। और उसके दोस्त उसकी बात को सपना समझकर मजाक में उड़ा देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि जब आपके अपने ही आपकी बात पर यकीन ना करें तो डर और भी बढ़ जाता है। सही कहा। विक्रम अकेला पड़ जाता है। अगले दिन एक रहस्यमयी औरत विक्रम को एक चिट्ठी देती है, जिसमें नौकरी का पता लिखा होता है। और यहाँ से कहानी एक रहस्यमयी थ्रिलर बन जाती है। कैसे? उस पते पर पहुंचकर विक्रम ऐसी चीजें करने लगता है जो उसे खुद भी नहीं पता होती। वो उस कंपनी के बॉस की चेम्बर का वो पासवर्ड डाल देता है, जो सिर्फ बॉस को पता था। हाँ, जॉन और सुनील हैरान रह जाते हैं कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तो यहाँ साफ हो जाता है कि विक्रम के साथ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। असल में वो उस लड़की की आत्मा के वश में है
जिसे उसी बंगले में मारा गया था। लेकिन वो आत्मा उसके संपर्क में आई कैसे? विक्रम अनजाने में गार्डन में उस जगह पे पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, और बस आत्मा का उसे संपर्क बन जाता है। अच्छा, तो कहानी का सच ये है कि वो बंगला उसी कंपनी के बॉस का था। उसका अपने कर्मचारी के साथ संबंध था। और जब लड़की को पता चला कि बॉस उसकी निजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो झगड़े में बॉस ने उसे मार दिया और बंगले के गार्डन में दफना दिया। तो वो आत्मा वो विक्रम का इस्तेमाल अपने बदले के लिए कर रही है। सही। विक्रम के शरीर के जरिए वो बॉस के कंप्यूटर से उसकी सारी काली करतूतें इंटरनेट पर वायरल कर देती है, और बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसका राज सबके सामने आ जाता है, और लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है, और तीनों दोस्त उस बंगले को एक बुरा सपना समझकर छोड़ देते हैं। तो इस कहानी का एक स्पष्ट अंत है, बदला पूरा हुआ। बिल्कुल। तो हमने दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां देखी। एक तरफ बंगला नंबर 17 की कहानी है जिसमें अन्याय का बदला लिया जाता है, और कहानी का एक तार्किक अंत होता है। दूसरी तरफ उस पुराने मकान की कहानी है जिसका कोई अंत नहीं है, वो बस एक के बाद एक शिकार का इंतजार करता है। और ये कहानियां हमारे दो अलग अलग डरों को दिखाती हैं। कौन से दो डर? एक डर अन्याय का है, जहां हम चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले, और दूसरा डर उस अनजाने और अनकहे खौफ का है जिसका कोई कारण या अंत नहीं होता। बिल्कुल। एक कहानी हमें न्याय का संतोष देती है, तो दूसरी हमारे मन में एक स्थायी बेचैनी छोड़ जाती है। और ये सोचने वाली बात है कि कौन सी चीज ज्यादा डरावनी है, एक भूत जो बदला लेना चाहता है, या एक ऐसी जगह जो बस आपका इंतजार कर रहे हो बिना किसी वजह के, हमेशा के लिए।